भारत स्पेस में आया नहीं है, भारत स्पेस को लीड करेगा। 1975 में जब आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ मोदी गवर्नमेंट ने स्पेस को एक सॉफ्ट पावर टूल में कन्वर्ट भी कर दिया था। हमें अर्जेंटली एक स्पेस मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनानी होगी। स्पेस में सर्विलेंस, कम्युनिकेशन और हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फॉरेन ट्रेंड टैलेंट जब वापस भारत आते हैं तो उसे सिर्फ जॉब नहीं मिलती, उसे एक विजन भी मिलता है। नासा का एनुअल बजट $25 बिलियन है, जब इसरो का सिर्फ $1.5 बिलियन के इसरो दुनिया के सबसे कम बजट में काम करता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी एजेंसी है जिसे ना मीडिया का ग्लैमर की जरूरत है, ना कि हाइप की। क्या आपको लगता है स्पेस रेस सिर्फ नासा और स्पेसएक्स के बीच है? क्या आपको यह बताया गया है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम बस सैटेलाइट घुमाने तक लिमिटेड है? तो तैयार हो जाइए बॉस। आज सच टॉक के इस एपिसोड में हम एक धमाकेदार खुलासा करेंगे, जहां आपको पता चलेगा कि यह सिर्फ चंद्रयान या आदित्य की कहानी नहीं है, ये भारत के सिविलाइजेशनल कमबैक की असली गाथा है ये। और इस कहानी के मास्टरमाइंड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने स्पेसशिप को सिर्फ साइंस नहीं, एक स्ट्रैटेजिक वार जोन बना दिया है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एंड तक आपका दिमाग में एक लाइन जरूर घूमेगी। भारत स्पेस में आया नहीं है, भारत स्पेस को लीड करेगा। इसके साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस सफर का हिस्सा बनिए, जहां रॉकेट सिर्फ उड़ता नहीं, राष्ट्र का तकदीर भी लिखता है। चलिए पहले बात करते हैं कि इसरो जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम दुनिया के लिए मिराकल हो सकता है, लेकिन भारत के लिए एक मिशन है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी एजेंसी है जिसे ना मीडिया का ग्लैमर की जरूरत है, ना कि हाइप की। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड के सबसे सस्ता मार्स मिशन से लेकर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग तक दुनिया को हिला के रख दिया। और ये सब कुछ एक डेवलपिंग नेशन ने किया है, जहां पर कैपिटा इनकम अभी $3000 से भी नीचे है। फिर भी हमें 60 साल पुरानी नासा जैसे इंस्टीट्यूशन को चैलेंज किया। अब यह सिर्फ एक साइंस अचीवमेंट नहीं है, ये भारत का सिविलाइजेशनल कमबैक है। आर्यभट्ट से लेकर आदित्य L1 तक ये जो जर्नी है, द जर्नी ऑफ ए नेशंस ड्रीम्स। 1975 में जब आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, तब भारत सिर्फ एक सपना देख रहा था। आज 2025 में इसरो आदित्य L1, गगनयान, शुक्रयान और लूनर साउथ पोल मिशन जैसा रोड मैप बना चुका है। ये डेवलपमेंट किसी वेस्टर्न टेम्पलेट पे बेस्ड नहीं है, ये हमारे अपना इंडिया टेम्पलेट पे है। और इसीलिए जब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग किया लूनर साउथ पोल पे, तब सिर्फ एक स्पेसशिप नहीं उतरा था, एक सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस भी लैंड हुआ था वहां। पहली बार 2014 के बाद एक प्राइम मिनिस्टर ओपनली साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी को नेशनल प्राइड से जोड़ के देखे हैं। मोदी जी का अप्रोच साइंस टेम्पर्ड प्लस नेशनलाइज्ड पर्पस का परफेक्ट ब्लेंड है। उन्होंने इसरो साइंटिस्ट को नेशन बिल्डर्स के टाइटल दिया, स्पेस डिप्लोमेसी के थ्रू फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया, बी इट गिफ्टिंग सैटेलाइट टू सार्क नेशंस या अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन। मोदी गवर्नमेंट ने स्पेस को एक सॉफ्ट पावर टूल में कन्वर्ट भी कर दिया था। और सबसे बड़ा डिफरेंस फंडिंग। मोदी गवर्नमेंट ने इसरो का एनुअल बजट 6000 करोड़ से बढ़ के 13,000 करोड़ तक बना दिया है। प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप को भी ओपन कर दिया है थ्रू INSpace एंड NSIL के थ्रू। अब जब हम चैलेंज की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल होता है, क्या इसरो को फंडिंग की कमी है?
रियलिटी ये है कि इसरो दुनिया के सबसे कम बजट में काम करता है। नासा का एनुअल बजट 25 बिलियन डॉलर है, जब इसरो का सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर। लेकिन फिर भी हमें चंद्रयान 3 सिर्फ 615 करोड़ में लॉन्च किया। हॉलीवुड के एक साइंस फिक्शन मूवी के बजट से भी कम है ये। तो असली प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन की। क्या हमारे डिफेंस इकोसिस्टम स्पेस इकोसिस्टम के साथ अलाइन करता है? क्या यूनिवर्सिटीज और R&D लैब ज्वाइंट वेंचर मॉडल के काम कर रहा है इसके साथ? ये सब क्वेश्चन है जहां हमारे करंट मॉडल अभी भी ब्यूरोक्रेटिक इंटीरियर में अटका हुआ है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल थ्रेट्स के बारे में। दुनिया में अब स्पेस कोल्ड वॉर चल रहा है। एक तरफ चाइना है जो मून पे मिलिट्री बेस बनाने का प्लान कर रहा है, दूसरी तरफ एलन मस्क और स्पेसएक्स ने प्राइवेट इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से आगे ले जा रहे हैं। और इसके बीच भारत क्या कर रहा है? इसरो अभी भी गवर्नमेंट डोमिनेटेड इकोसिस्टम में फंसा हुआ है। हमें अर्जेंटली एक स्पेस मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनानी होगी। स्पेस बेस्ड सर्विलेंस कम्युनिकेशन और हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये नेशनल सर्वाइवल का सवाल है ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में स्पेस स्टार्टअप्स, देश का नया उद्योगपति के बारे में। अब सवाल उठता है कि मोदी गवर्नमेंट ने सिर्फ इसरो पे फोकस किया नहीं। 2020 में जब इंडियन स्पेस पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया तो पहली बार 100+ स्पेस स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए। स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, पिक्सेल, ये सब भारत का नया स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप है। स्काईरूट ने इंडिया का पहली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया, विक्रम-S। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने पॉलिसी का अनलॉक बटन दबा दिया। इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप के लिए ओपन हुआ और टेस्टिंग, टेलीमेट्री और लॉन्च इंटीग्रेशन के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया। यह पहली बार है जब गवर्नमेंट ने एक स्पेस सिलिकॉन वैली बनाने का विजन रखा है, और वो भी बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसी सिटीज में। चलिए अब बात करते हैं ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन तक, द साइलेंट रेवोल्यूशन के बारे में। पहले के जमाने में इंडियन साइंटिस्ट को नासा जाना पड़ता था, आज वो वापस आते हैं। इसरो, DRDO और भारत के प्राइवेट स्पेस फर्म में वापस आके काम करना एक ऑनर बन चुका है। इसका क्रेडिट जाता है मोदी गवर्नमेंट के नेशन फर्स्ट नैरेटिव को, जहां नेशनल सर्विस और साइंटिफिक एक्सीलेंस एक ही कॉइन के दो पहलू बन गया है। फॉरेन ट्रेंड टैलेंट जब वापस भारत आते हैं तो उसे सिर्फ जॉब नहीं मिलती, उसे एक विजन भी मिलता है। चलिए अब बात करते हैं स्पेस, साइंस और संस्कार की, द इंडियन वे। देखिए भारत का स्पेस प्रोग्राम दूसरे देशों से अलग क्यों है? क्योंकि हमारे लिए स्पेस सिर्फ साइन नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इसरो की हर मिशन के पहले साइंटिस्ट तिरुपति, रामेश्वरम और कन्याकुमारी जाते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए। यह सिर्फ ट्रेडिशन नहीं है, यह भारत के साइंस प्लस संस्कार मॉडल का प्रमाण है ये। और इसी मॉडल के थ्रू हम अपना स्पेस धर्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहां एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लोरेशन के बीच में बैलेंस बनाया जाता है। नेविक, इंडियन ओन GPS सिस्टम, और सबसे बड़ा विजन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035। और ये सब प्लान सिर्फ सपना नहीं है, ये डिलीवरेबल भी है और मोदी सरकार ने ट्रैक रिकॉर्ड पे प्रूव भी करता है। जब दुनिया क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स स्कैर्सिटी और जियोपॉलिटिक वॉरफेयर से जूझ रहे हैं, तब भारत स्पेस को एक स्ट्रैटेजिक सेफ्टी वाल्व के रूप में देख रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है, इंडिया वोंट फॉलो, इंडिया विल लीड। देखिए इस बार भारत सिर्फ स्पेस में नहीं भाग रही है, इस बार भारत रूल्स लिख रही है। ये 1960s का इंडिया नहीं है, ये 21st सेंचुरी का विश्वगुरु भारत है, जहां चंद्रयान और आदित्य सिर्फ स्पेस क्रैफ्ट नहीं, एक सिविलाइजेशनल कमबैक का
सिंबल है, जहां एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना के पूरा वर्ल्ड को बताया गया स्पेस डोमिनेशन किसी जियोग्राफी का राइट नहीं, विजन और विल पावर का रिजल्ट है। और भारत के पास दोनों है, विजन भी है और विल भी है। तो इसीलिए एक चीज याद में रखिए, इसरो इज नॉट जस्ट बिल्डिंग रॉकेट्स, इट्स बिल्डिंग राष्ट्र। चलिए अब बात करते हैं मोदी डॉक्ट्रिन, आत्मनिर्भर से स्पेस लीडरशिप तक। मोदी जी के विजन में स्पेस प्रोग्राम सिर्फ साइंस फ्रंटियर नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत का एक एसेंशियल हिस्सा है। सरकार ने सिस्टमेटिकली रेड टेप हटाकर पॉलिसी सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस और जियोपॉलिटिकल असर्शन के लिए मजबूत आर्किटेक्चर खड़े किए हैं। पहली बार स्पेस को एक नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन दिया गया है। डिफेंस स्पेस एजेंसी और स्पेस कमांड के साथ पूरा भारत के फ्यूचर के लिए साइलेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। ये मोदी डॉक्ट्रिन ने स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को नेशनल डिफेंस के साथ इंटीग्रेट किया। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, बॉर्डर मॉनिटरिंग और जियोपॉलिटिकल डेटा थ्रू एग्रीकल्चरल ऑप्टिमाइजेशन तक। ये इंश्योर करता है कि सियाचिन के सोल्जर से लेके गांव के किसान तक इसरो के सैटेलाइट का फायदा उठाए। लेकिन इसके साथ कुछ अनस्पोकन थ्रेड्स भी है, सैबोटेज, स्पाइंग और सॉफ्ट टारगेटिंग भी है। ये वो एंगल है जहां मीडिया कभी डिस्कस नहीं करते। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम को डायरेक्ट मिसाइल थ्रेट नहीं होता, एनजीओ के जरिए एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के नाम पे बैकडोर फंडिंग का रियल रिस्क भी है। श्रीहरिकोटा जैसे सैटेलाइट फैसिलिटीज हमेशा इंटरनेशनल साइबर सर्विलेंस के रैडर पे होते हैं। कुछ सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी आउटफिट्स जो फॉरेन लॉबीज से फंडेड है, लॉन्चेस को डिले करने के लिए डिस्क्रेडिट करने कोई कोशिश करते हैं अंडर द ग्रैब ऑफ क्लाइमेट एथिक्स या वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, जिसका गोल होता है इंडिया को फिजिकली नहीं बल्कि मॉरली और इंस्टीट्यूशनली पैरालाइज करना। मोदी सरकार के फॉरेन फंडिंग पर जो बैन, एफसीआरए, एंटी नेशनल एनजीओस पे क्रैकडाउन्स और 13 के अंडर साइबर प्रोटोकॉल्स टाइट करना, ये कोई रैंडम नहीं था। ये सब एक तरह स्पेस सेफगार्डिंग स्ट्रैटेजीज है जो पब्लिक में ओपन डिस्कस ही नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं भारत @2047 बनेगा एक ग्लोबल स्पेस पावर। जब भारत अपनी 100 साल की आजादी के तरफ बढ़ रही है, स्पेस अब एक लग्जरी नहीं बल्कि एक नेशनल नेसेसिटी है और इसका ब्लूप्रिंट रेडी है। जैसे नंबर 1 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन, नंबर 2 2040 तक मून पे ह्यूमन प्रेजेंस और नंबर 3 इंडियन ओशन रीजन में स्पेस बेस्ड स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस बनाना। श्रीहरिकोटा और कुलाशेखरपत्तनम से रीजनल लॉन्च लीडरशिप। नंबर 5 मेड इन इंडिया सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस फॉर कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस और डिजास्टर वेपन्स। तो अब भारत वेस्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, अपना खुद का पे बुक लिख रहा है। टेक्नोलॉजी, नंबर्स और सैटेलाइट से भी गहरा है। एक और चीज जो स्पेस भारत का कॉन्फिडेंस वापस ला रहा है ये चीज, और अब भारत एक साथ गरीब को खाना भी खिला रहा है और स्पेस क्राफ्ट भी लैंड भी कर रहा है। ये जो विकास और विश्वास की डुअल अचीवमेंट है, इसके पीछे इसरो और डीआरडीओ का हाथ है। आज का एक गांव का बच्चा साइंटिस्ट बनने का सपना देखता है क्योंकि वो टीवी पर कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा और इसरो के जो नारी लीडर्स है, वोमेन जो एम्पावरमेंट है, रितु खड़ीदल को सेलिब्रेट होते देखते हैं। इंडिया के स्पेस सक्सेस सिर्फ पेलोड्स नहीं है, ये एक कल्चर एम्पावरमेंट है, एक प्राइड की बात है ये। तो चलिए अब सार्वत्रिक रूप में बात करेंगे क्यों दुनिया को चाहिए एक स्पेस फायरिंग इंडिया। देखिए ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। जब चाइना स्पेस को वेपनाइज कर रहा है, वेस्ट एआई वॉरफेयर पे फोकस कर रहा है और प्राइवेट मोनोपोलिस ऑर्बिट रियल एस्टेट पे कब्जा कर रहे हैं, तब दुनिया को एक डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिबल स्पेस पावर की जरूरत है और सिर्फ भारत यहीं पे फिट बैठता है।
इंडिया के पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, एंशिएंट विजडम के साथ मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, फ्रुगैलिटी के साथ हाई इंपैक्ट, पीसफुल इंटेंट के साथ स्ट्रैटेजिक क्लियरिटी। मोदी सरकार समझती है, अब इंडिया गवर्नमेंट समझती है कि 21st सेंचुरी में जो आसमान पे राज करेगा, और ये सिर्फ फिजिकल नहीं, ऑर्बिट हाईवेज का भी सवाल है। ये इंडिया का मोमेंट आने वाला नहीं है, इंडिया का मोमेंट ऑलरेडी यहाँ है, और ये ही नैरेटिव दुनिया को दिखाना चाहिए। पॉवर्टी पोर्न और कॉलोनाइज नजरिया से नहीं, बल्कि सिविलाइजेशनल राइज थ्रू स्पेस सॉवरेनिटी के रूप में। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन का अपनी जगह वापस लेने का लॉन्च पैड है। हर मिशन सिर्फ एक टेक्निकल फेट नहीं, ये एक स्पिरिचुअल रिटर्न, एक नेशनल असर्शन और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है दुनिया को कि भारत जाग चुका है अभी, और इस बार सितारों तक जाने के लिए भारत अब सिर्फ आसमान दिख नहीं रहा है, भारत अपना भविष्य आसमान में लिख भी रहा है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार आप चंद्रयान या आदित्य का फोटो देखें तो बस ये याद रखिए, ये सिर्फ इसरो का मिशन नहीं था, ये भारत का मिशन था, और ये एक रॉकेट नहीं था, ये एक रिसर्जेंस था। मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है वो किसी वेस्टर्न कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं बना, ये एक भारतीय विजन से निकला हुआ सिविलाइजेशन उड़ान है। अगर आप भी मानते हो कि भारत की कहानी अब लिखा जा रहे हैं स्टार्स के ऊपर, तो कमेंट में लिखिए जय विज्ञान जय भारत, और इस स्पेस की कहानी का हिस्सा आप जरूर बनिए। इसके साथ सब्सक्राइब करिए सच टॉक को, जहां हम नैरेटिव को नहीं, नैरेटिव के नींव को चैलेंज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखो अगला रॉकेट शायद तुम्हारा सपनों का हो। जय हिंद, जय विज्ञान, जय इसरो।